वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो क्लास नंबर 5 क्रैश कोर्स की क्लास आपको करवा रहे हैं, खासकर एमसीआरई के लिए, एनआईटी के लिए और आपके नेटर चंडीगढ़ के एसओ एग्जामिनेशन के लिए। साथ के साथ अगर आप एसजीपीजीआई और डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन, चाहे वो आईआईटी हो या कोई एनआईटी हो, तैयारी आप करते हैं, सीसीएस रूल्स अगर आपने पढ़ना है, साथ के साथ में ऑफिस प्रोसीजर्स और जीएफआर अगर आपने पढ़ना है, तो ये क्लास आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। 5वीं क्लास है, 4 क्लासें पहले हो चुकी हैं। अगर आप मेंबर हैं हमारे तो इजीली क्लासों को एक्सेस कर पाओगे। तो 5th क्लास है, क्रैश कोर्स की क्लास है, ये आप देख पाओगे। इसमें ऑफिस प्रोसीजर्स हमने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। तो देखो क्या है, ऑफिस प्रोसीजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको शायद ये बताया था एक्नॉलेजमेंट के बारे में। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मान लो पोस्टल डाक को छोड़ के कोई चीज आपके पास आती है तो आप उसको एक्नॉलेज करते हो। आप उस पर साइन करके देते हो, डेट डाल के देते हो, डेजिनेशन के साथ में आप देते हो कि भाई किसने रिसीव की, क्या किया, या खुद आप उसका रिकॉर्ड बना के रखते हो। यही प्रोसीजर सारा का सारा फॉलो करोगे, डेट के साथ, साइन के साथ, नाम के साथ, कहां से आई, क्या किया। तो इसको एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक बोलते हैं। ठीक है, तो इनको एक्नॉलेज करना ही एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या होती है? इसमें एक्सेप्शन होती है एक्सेप्ट ऑर्डनरी डाक। ऑर्डनरी डाक, या ऑर्डनरी डाक कैसे लिखेंगे? पोस्टल डाक लिखेंगे इसको, ऑर्डनरी पोस्टल डाक। क्यों? क्योंकि ये ऐसी डाक है, इन पे रिसीविंग तो होती नहीं। ये तो आपको चिट्ठी मिल जाएगी, आपको मिली नहीं मिली ये इसका कोई प्रूफ नहीं होता एक तरह से। ठीक है, मतलब खुद से आप एक्नोलेज नहीं करते। बाकी अगर स्पीड पोस्ट या कोई और आता है तो पोस्ट ऑफिस से भी आपको पता है साइन करा के लेके जाते हैं, तो उसको एक्नोलेजमेंट ऑफ डाक बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे? उसको रजिस्ट्रेशन कर लोगे उस डाक का। एक्नोलेजमेंट के बाद क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। उसके बाद ये हो जाता है। ठीक है, डाक का क्या हो जाता है? फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अर्जेंट डाक जो होती है उसको अलग रखा जाता है और उसको पहले डील किया जाता है। फर्स्ट डील, फर्स्ट डील लिख दें यहां पे। क्या करना है? अर्जेंट डाक को फर्स्ट डील करना है, अर्जेंट डाक। तभी तो उसका नाम अर्जेंट है, जब आप उसको अर्जेंटली डील करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें होती है। उसके बाद डाक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डाक का क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सेक्शन वाइज होगा। फिर जो डीलिंग हेड होगा, डीलिंग हेड के पास में गो थ्रू करेंगे उनकी जो, आप उनसे भी रिसीट लोगे, क्योंकि आप सेंट्रल जो है रजिस्ट्री देख रहे हो, सीआरयू देख रहे हो, है ना। फिर जो सेक्शन की चीज़ है वो सेक्शन ऑफिसर के पास चली जाएगी। तो एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको वैसे बता देते हैं कि सेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है, एक तरह से लगभग डाक के मामले में। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर बच्चों क्या करता है? स्क्रूटनाइज करता है। स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज द नोट ऑफ डीलिंग हेड। डीलिंग हैंड, डीलिंग हैंड ने कोई चीज बनाई, उसको चेक करना, स्क्रूटनाइज करना, ये आपके सेक्शन के ऑफिसर का काम है, क्योंकि उसके बाद ही वो फॉरवर्ड होगी, कहीं आगे जाएगी। ठीक है, रूटीन के जितने भी केसेस होते हैं, रूटीन केसेस, उनको डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, रूटीन के केसेस को क्या करना? डिस्पोज ऑफ करना। क्लियर हो गया? रूटीन के केसों को डिस्पोज किया जाता है, जो भी काम है। बाकी जितने भी केसेस होते हैं उनको सबमिट टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, यानी कि इसको मार्क करना बोलते हैं, हायर अथॉरिटी। जब आप एमसीआरई का स्किल टेस्ट देते हो तो आपको पता है, स्किल टेस्ट में नोटिंग के लिए आपको बोला, तो नोटिंग में यही तो होता है, आप अप्रूवल के लिए हायर अथॉरिटीज को सबमिट करते हो उस केस को। लास्ट में हम लिखते हैं ना सबमिटेड प्लीज, इसका मतलब यही है कि हमने हायर अथॉरिटीज के लिए और अप्रूवल के लिए उसको सबमिट किया है। ठीक है, रूटीन के कामों के अलावा कुछ और इंटरमीडिएट एक्शंस हैं, तो वो भी लेना सेक्शन ऑफिसर का काम है, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर हेड है। तो क्या लिखेंगे? टेक इंटरमीडिएट एक्शन, टेक इंटरमीडिएट एक्शन। ठीक है बच्चों, इन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इन चीजों से हटके अगर कोई काम है तो भी आपने करना है, ये सेक्शन ऑफिसर का काम होता है। ठीक है, अब एक चीज बात कर लेते हैं हम, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, जिसको एसपीएस बोला जाता है। एसपीएस, एसपीएस होता क्या है? स्टैंडर्ड
प्रोसेस शीट। ठीक है, क्या होता है एसपीएस? स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होता है एसपीएस। किसके लिए होता है? जो रिपीटेड नेचर के केसेस होते हैं, फॉर रिपीटिव रिपीटेटिव नेचर केसेस। ठीक है, फॉर रिपीटिव नेचर केसेस के लिए होती है आपकी स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। अब ये जो केसेस हैं इनके एग्जांपल्स बता दो हमें, ताकि आपको भी पता रहे। जीपीएफ एडवांस, भाई स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनी हुई है, किस किस के साइन होने, किस किस को सबमिट करना है, कितने दिन के अंदर एडवांस मिल जाएगा, ये सब होता है इसके अंदर। ठीक है, लीव सैंक्शन, ये भी स्टैंडर्ड नेचर का काम होता है, लीव सैंक्शन करना भी। फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस के सारे काम है। इसमें डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये काम हो जाते हैं वहां पे, इसमें कोई नोट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इनको रिपीटेड नेचर के लिए हम स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को जो है यूज में लाते हैं। तो लिख दें यहाँ पे, मोटे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, नो नोटिंग रिक्वायर्ड। तो एम्स वाले बच्चे एक चीज तो याद कर लेना इस क्लास को देखने के बाद, जब भी आप सीआरई का पेपर देने जाओगे, स्किल टेस्ट देने जाओगे, चाहे आप एनआईटी का देने जाओ, तो इसमें आपको कभी भी स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है, इसके लिए नोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ लीव सैंक्शन के लिए आपको नोटिंग का दे सकते हैं, लेकिन हमने बताया नहीं ना कौन सी लीव सैंक्शन। सीएल का बोलेंगे तो उसके लिए तो नोट नहीं बनाना होता, ईएल लिखते हैं हम, अगर ईएल लीव सैंक्शन तो नोटिंग की जरूरत पड़ती। तो आपने याद रखना है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बच्चों हम यूज करते हैं फॉर रिपीटेड नेचर केसेस, जिसमें आते हैं जीपीएफ एडवांस, लीव सैंक्शन, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, चलो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ये सब कुछ, इतना ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। चल, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स हमें पढ़ते हैं, तो एक बात बता देते हैं, कल को मिनिस्ट्री का कोई पेपर देना पड़े आपको, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सेक्रेटेरिएट का कोई पेपर देना पड़े, तो आपको लगेगा आइडिया। ठीक है, मान ले कोई केस है, इस केस को पहुंचाना है मिनिस्टर, तो भाई कैसे जाएगा? तो सबसे पहले जाएगा बच्चों ये केस एडिशनल सेक्रेटरी के पास। ठीक है, ये लेवल है, ये चैनल है। एडिशनल सेक्रेटरी के बाद ये चला जाएगा बच्चों स्पेशल सेक्रेटरी, अगर कोई है तो स्पेशल सेक्रेटरी के पास, और स्पेशल सेक्रेटरी के बाद ये केस चला जाएगा आपका मेन सेक्रेटरी के पास। और सेक्रेटरी का मतलब क्या है? एक तरह से पीएपीएस टू मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के तो सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। सेक्रेटरी से ये केस पहुंच जाएगा जी मिनिस्टर के पास। अब ये केस आपका मिनिस्टर के पास पहुंच गया, तो अगर आपसे पूछा जाता है चैनल क्या है, तो बच्चों बिल्कुल पता होना चाहिए आपको चैनल क्या है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, आपको पता होना चाहिए चैनल के बारे में। चलो आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे फाइलिंग ऑफ पेपर्स के बारे में। फाइलिंग ऑफ पेपर्स, ठीक है, फाइलिंग ऑफ पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस पेपर को आप फाइल करोगे, अगर आपने ऑफिस में काम किया है तो आपको पता होगा, ये अगर फाइल है, ठीक है, इसको हम फाइल का नाम दे देते हैं, तो ये जो लेफ्ट कॉर्नर है ना, ये आपको पंच करना पड़ता है पेपर्स को फाइल करने के लिए। ठीक है, तो पेपर रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों, आपको लेफ्ट कॉर्नर पे जो है, टॉप लेफ्ट बोलेंगे इसको, पंच करना पड़ेगा और टैग करना पड़ेगा इसके अंदर फाइल्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैग लगा देंगे हम, यहाँ पे क्या लगा देंगे? टैग लगा देंगे। अब इसके अंदर ही आपको नोट्स भी रखने हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन भी रखना है इसी के अंदर। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन भी रखना है इसी के अंदर, अपेंडिक्सेस हैं वो भी रखनी है इसी के अंदर। तो नोट पोर्शन और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन एक ही फाइल के अंदर रखे जाते हैं। एक साइड में नोट्स पोर्शन होता है, उसको आप सेपरेट टैग से लगा सकते हो अंदर ही अंदर, और दूसरे वाले को कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन को अलग टैग से लगा सकते हो। ठीक है, चलो, और नंबर्ड की जब बात आएगी ना, फाइलिंग करनी है,
नंबरिंग। तो नोट्स और ये वाला सेक्शन हो गया बच्चों आपका कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन वाला। तो इन दोनों की ना सेपरेट नंबरिंग होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पेज पे, 4 नंबर पेज पे, 5 नंबर पेज पे। इसका भी ऐसे ही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। फर्क इतना है, ये जब फाइल की स्टार्टिंग होगी तो 1 2 3 4 5 से होगी, लेकिन इसमें जो फाइल की स्टार्टिंग होगी वो ऐसे ना होगी ना, यहां से होगी। लास्ट वाला पेज 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर होगा, ये 5 नंबर होगा, ये 6। ये क्यों? क्योंकि इसमें पेज इधर जुड़ते जाएंगे आगे की तरफ फर्स्ट में, और इसमें लास्ट में जुड़ता जाएगा। बट ये तो आपको बता दिया, बस आपको इतना याद रखना है कि नंबरिंग है वो अलग से होनी है, ठीक है। और अगर फाइल बल्कि हो जाती है तो सेपरेटली उसको मेक करना है, अलग से फाइल बना के रखनी है हमने। और बल्कि फाइल कितने पेजों को बोला जाता है? 150 से 200 पेज को बल्कि फाइल बोला जाता है, ठीक है। बता दें आपको, सेंट्रल जो सेक्रेटेरिएट के मैनुअल्स हैं उसके अंदर बल्कि फाइल किसको बोला जाता है? बल्कि फाइल। सिंपल सा हम याद रखेंगे, मोर देन 150 पेजेज, 150 पेजों से ज्यादा वाली फाइल को बोलते हैं बल्कि फाइल। और उसका नाम आप कर देना वॉल्यूम 1, जो भी फाइल है। फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 बना दोगे, ठीक है। फिर जब बल्कि हो जाएगी तो वॉल्यूम 3 बना दोगे। इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि बल्कि फाइल बड़ी ज्यादा नहीं कर सकते हम, फिर उनको टेकिंग केयर करना उनका दिक्कत आती है। चलो जी। ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं, अर्जेंसी ग्रेडिंग। अर्जेंसी ग्रेडिंग, देखो ऐसा नहीं है, हमारी पुरानी भी क्लासें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, बट क्रैश कोर्स में हम करते क्या है, एक टाइम पे बहुत सारा पढ़ लेते हैं, रेविजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे तो 2 अर्जेंट है जो ग्रेडिंग होती है। कौन कौन सी होती है? एक होगी बच्चों आपकी, ये हमने गलत लिख दिया, एमिडेट, एमिडिएट, ठीक है। और जो दूसरी होती है उसको बोलेंगे जी प्रायोरिटी। सेकंड पे आएगी जो हमारी, वो होगी प्रायोरिटी। तो ये 2 तरह की ग्रेडिंग हुई। एमिडेट का जो लेवल हम यूज करते हैं उसका मतलब है कि भाई इस पे ध्यान दो, जरूरी है ये। और अगर कहीं पे प्रायोरिटी लिख दिया हमने, उसका मतलब है कि नॉर्मल कामों से इस काम पे ध्यान दो भाई, इसको जल्दी करो, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। चलो, अब अगर बात कोई लोकसभा राज्यसभा की करे, राज्यसभा, राज्यसभा, और ये हो गया लोकसभा। लोकसभा या राज्यसभा की करे तो टू नो नीड टू मार्क एज, मतलब मार्क कह दो या लेबल कह दो, लेबल लिख देते हैं यहाँ पे, लेबल एज एमिडिएट, एमिडिएट या प्रायोरिटी, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप ही प्रायोरिटाइज होते हैं, ऐसा बताया गया, ठीक है। लिखने को तो आप लिख दोगे। चलो, केसों के डिस्पोजल का टाइम लिमिट भी है, अगर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मैनुअल्स पढ़ोगे, टाइम लिमिट तो होने को चाहे जो मर्जी होता रहो, बट 7 डेज से ज्यादा आप फाइल को अपने पास नहीं रख सकते बिना किसी वजह से, ठीक है। अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइप का केस नहीं है तो ये 7 दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते, ठीक है बच्चों। चलो, कॉल बुक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। कॉल बुक होती क्या है? अगर कोई केस है तो उसको हम कॉल बुक में ट्रांसफर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। क्लोज केसेस हैं, करंट केसेस हैं, तो करंट केसेस को आप कॉल बुक के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कोई एक्शन अभी लिए जाने की जरूरत है तो एटलीस्ट 6 मंथ तक ये है जो आप उसको कॉल बुक के अंदर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और जो क्लोज केसेस हैं उनको 6 महीने के बाद क्या है, आप कंटेम्पलेट कर सकते हो, हटा सकते हो उस कॉल बुक के अंदर से। कॉल बुक आपको याद दिलाती रहेगी कि भाई 6 मंथ के अंदर अंदर आप इस चीज को देख लो। इस तरह से होता है कॉल बुक, ठीक है।
एक छोटी सी बात बताएंगे जो आजकल प्रचलन में है, ई ऑफिस का प्रचलन है। तो हो सकता है इससे जुड़ा कोई सवाल आपको पेपर में देखने को मिले। ई ऑफिस का मतलब क्या है, ये किसके अंदर आता है? ये एक मिशन है, और ये मिशन लिया किसने है? ये लिया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्या होता है? फुल फॉर्म आपने जरूर पढ़ी होगी, DAR&PG बोलते हैं इसको, DAR&PG। इन्होंने ई ऑफिस का मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो बनाया, ठीक है। मिशन किस नाम से बनाया? MMP। MMP क्या होता है? मिशन मोड प्रोजेक्ट। इसमें यही है कि पर बल्क की फाइलें इनको ढोने की जरूरत नहीं है, बंदे से ले जाके इसकी फाइल से उठा के इसकी टेबल, उसकी टेबल से इसकी टेबल, सब कुछ काम। नोटिंग भी ऑफिस के अंदर बनेगी, नोटिंग साइन भी ऑफिस के अंदर होगी, ड्राफ्ट भी ऑफिस के अंदर होगा, ठीक है। आप भी बहुत सारे लेटर्स देखे होंगे, लिखता होगा, लिखा मिलता है आपको नीचे डिजिटली साइंड। इसका मतलब क्या है? वो केस ऐसे ही ऑनलाइन डील हुई, ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको LPO बोलते हैं। LPO होता है लेस पेपर। LPO क्या होता है? लेस पेपर एंड एफिशिएंट ऑफिसेस, दैट इज LPO। भाई वही ऑफिस ज्यादा एफिशिएंट होंगे। जब आप ऑफलाइन चलाओगे काम तो टाइम लगेगा उस चीज को। ऑनलाइन आजकल हम OBC सर्टिफिकेट बनवाते हैं, EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन हो जाता है, इजीली हो जाता है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि भाई ट्रांसपेरेंसी भी आए, अकाउंटेबिलिटी भी रहे, क्योंकि ऑनलाइन तो शो करेगा आपके पास इस डेट को आगे आपने किया क्या। ऑफलाइन में तो ये कह देगा वैसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ती है, जो टोटल टाइम है इसका वो भी घट जाता है डिले का, ठीक है। चलो, इसके कुछ मॉड्यूल्स भी आते हैं, ई ऑफिस मॉड्यूल्स, जैसे अलग अलग नाम से चलते हैं। अगर सुना तो होगा, अगर आप जॉब करते हो तो आपको आइडिया होगा, ई ऑफिस बोलते हैं। ऐसे ई फाइल के नाम से आता है, ई रिकॉर्ड के नाम से आता है, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली है, यही होता है। चलो, ठीक है। चलो, एक अगर आपको हिंदी वर्ड लिख के दिखाएं हम, सेवोत्तम, सेवोत्तम, सेवोत्तम। तो सेवोत्तम नाम से पता लग रहा होगा, अगर हिंदी का आपको थोड़ा सा है नॉलेज, सेवोत्तम का मतलब है सेवाएं उत्तम देना। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डेवलप किया गया था कि भाई ताकि कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होती रहे, जो सर्विस क्वालिटी, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, डिलीवर्ड करने का तरीका है, उसमें कंटिन्यूस एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता रहे, ठीक है। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स होते हैं। कौन कौन से हैं? सिटीजन्स का चार्टर है, पब्लिक ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल है, सर्विस डिलीवरी की कैपेसिटी है। तो ये चीजें बढ़ जाती हैं इसके लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है? कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं उनमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट मिलना, इस चीज का होता है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में आता बहुत कुछ है, ठीक है। और फाइल मैनेजमेंट है वो एक अलग से टॉपिक है, जो हमने आपको बताया कि भाई फाइल के अंदर ये पोर्शंस होते हैं। तो अगर ई ऑफिस में जब हमने बात करी दी है ई फाइल के अंदर, तो ई फाइल में कौन कौन सी चीज होती है? कंटेन्स, तो डेफिनेट सी बात है, नोट्स तो होंगे ही होंगे, कॉरेस्पॉन्डेंसेस भी होंगे, जितने भी उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंसेस हुए अभी तक क्या क्या हुआ है, ड्राफ्ट भी होता है उसके अंदर, और रेफरेंसेस भी होंगे कि भाई इस रेफरेंस पे हम कर रहे हैं ये चीज, ठीक है। कुछ लिंक्स भी हो सकते हैं, यानी लिंक्स फाइल्स, जो भी लिंक है, ठीक है। अटैच्ड फाइल होंगी, जैसे हम एनेक्चर बोलते हैं, अटैच्ड फाइल, कि भाई ये प्रूफ आप देख लो, ठीक है, ये रेफरेंस के पर्पज के लिए। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर, ई ऑफिस के अंदर, ठीक है। फाइल का मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखो बच्चों क्या होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल को जैसे मैनेज किया जाता है उसके 2 तरीके हैं। एक तो है नंबर गिवन टू फाइल, भाई फाइल को नंबर दे दिया मैंने 5 नंबर, 5 नंबर पे लिख दिया मैंने ये अर्न लीव की फाइल है, सैंक्शन की। तो एक तो ये कि 5 नंबर देखेंगे पता लगेगा इसका। एक ये है कि जिस मैनर में पेपर फाइल किए हैं उस मैनर में आप उसका नंबर दो, ठीक है। द मैनर इन विच पेपर
पेपर्स आर फाइल्ड। एक तो ये है कि नंबर गिवन टू फाइल, एक है कि पेपर आर फाइल्ड। ठीक है, नंबर गिवन टू फाइल तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फाइल नंबर, और ये भाई पेपर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो दो तरह का सिस्टम होता है इसके अंदर, फाइल मैनेजमेंट के अंदर, टू टाइप्स। बताइए जी, टू टाइप्स में कौन कौन से टू टाइप्स है, याद करेंगे अभी हम टू टाइप्स कौन से। फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम, फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम, और जो दूसरे वाला सिस्टम होता है हमारा उसको बोलते हैं फाइल नंबरिंग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। राइटिंग कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ जाए, नहीं समझ में आती है तो बोलने पे ध्यान रखना, फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो, कभी आप वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ने लग जाओ, फिर कहते हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, टाइप करके बनाओ सर, ऐसे बनाओ। क्रैश कोर्स में अगर ऐसे बनाएंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, आपके पास भी नहीं होगा इतना पढ़ने के लिए। जो चीजें पॉसिबल है वो हम करते हैं, टाइप करके भी बनाते हैं, बट ऐसे वाले टाइम पे रिवीजन है, फोकस करो रिवीजन पे। ठीक है, चलो अब फंक्शनल फाइल सिस्टम है जो पहले नंबर वाला है, फंक्शनल 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 फाइल नंबर सिस्टम। इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें हैं, कोड दिए हुए हैं इसके। ठीक है, ए एस्टेब्लिशमेंट को डील करेगा, बी वेलफेयर को करेगा, सी आ गया तो विजिलेंस, डी से कॉमन ऑफिस के, ई से हिंदी वाले काम है, एफ से पब्लिक वाले काम है, जी से फाइनेंस वाले कैश वाले काम है, एच से पार्लियामेंट वाले मैटर है, आई से आरटीआई वाले मैटर है। ठीक है, तो ये कॉमन ऑफिस फंक्शनल कोड है, कॉमन ऑफिस फंक्शनल कोड। शायद आज से पहले आपने भी नहीं पढ़े होंगे, ना सुने होंगे। ठीक है, तो एक बार छोटा छोटा लिख देते हैं, डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, ए पे आपके इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, बी से आपके वेलफेयर वाले होते हैं जो आपके कल्याण वाली चीजें हैं, सी में जो विजिलेंस, जैसे हम विजिलेंस क्लियरेंस लेते हैं, डी से बच्चों हमारे कॉमन के ऑफिस, जो कॉमन हम लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन ऑफिस वर्क्स कुछ अगर है तो, है ना। ई में हमारे हिंदी के आ जाते हैं, एफ वाले जितने भी काम है इसके अंदर पब्लिक रिलेशन के आ जाएंगे, पब्लिक से रिलेट करते हैं जो पब्लिक रिलेशन। जी में हमारा फाइनेंस आ जाएगा, बजट आ जाएगा, बजट, अकाउंट, फाइनेंस। ठीक है जी, एच के अंदर आ जाएगा आपका पार्लियामेंट के मैटर्स, पार्लियामेंट मैटर्स, और आई के अंदर आ जाता है आपका आरटीआई के जो मैटर्स हैं। तो ये कॉमन फंक्शनल कोड है, एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, ये फंक्शनल फाइल नंबर के सिस्टम के कोड हैं बेसिकली, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फाइल का एक रजिस्टर भी होगा, तो कुल मिला के जिसमें फाइलों का रिकॉर्ड रहेगा, पूरे साल के अंदर कौन कौन सी फाइलें हमने इसके अंदर रखी, क्या किया, कैसे मेंटेन किया सेक्शन के द्वारा, उसको बोल देते हैं भाई फाइल रजिस्टर। तो रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन्ड ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, बस इतना याद रखना है। फाइल रजिस्टर का क्या मतलब निकाला हमने, फाइल रजिस्टर, नंबर ऑफ फाइल्स ओपन्ड इन अ कैलेंडर ईयर। इसका क्या मतलब है, खोलना, खोलना का मतलब खोलना नहीं होता, खोलने का मतलब उस पर काम भी किया है, तो वो फाइल रजिस्टर के अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं। इसका अपेंडिक्स है, अगर कोई मेंटेन करता है नहीं करता है वो हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे फाइल का रजिस्टर है ऐसे ही फाइल का मूवमेंट का भी रजिस्टर होता है। तो ये तो ऑफिस प्रोसीजर में आपको पता है, पेपर में भी पूछा गया सवाल है कि फाइल मूवमेंट रजिस्टर क्या होता है भाई, तो आप बता देते हो कि मूवमेंट ऑफ फाइल्स है वो फाइल रजिस्टर में मेंटेन होती है, इसलिए उसको फाइल मूवमेंट रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, फाइलिंग ऑफ पेपर्स हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे लिंकिंग ऑफ फाइल्स की। लिंकिंग ऑफ फाइल्स क्या होता है इसके अंदर, इसका सीधा सा मतलब है दो से ज्यादा फाइलों को लिंक करना। क्यों लिंक करना, क्योंकि वो सेम तरह से डील होनी है, सेम अगर केस है, रेलेवेंट फाइल है, तो उनको ऑब्वियसली क्लियर सी बात है कि उनको लिंक किया जाएगा उसी तरीके से, क्योंकि सेम काम के लिए आप उनको कर रहे हो, सेम जो है साइमल्टेनियसली डील करना है उनको, तो उन फाइलों को लिंक कर दिया जाता है। लिंक करने के बाद क्या करोगे, स्लिप आप उन पर अटैच कर सकते हो लिंकिंग के लिए कि ये फलानी फाइल है, ये फलानी फाइल है। ठीक है, आप उनको अटैच कर सकते हो। अटैच करने के बाद क्या है, जब डिसीजन हो जाएगा तो डिसीजन होने के बाद उन फाइल्स को आप अलग कर दोगे।
यही होता है ना लिंक फाइल्स, उनको अलग कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका अप्रूवल हो गया, आपका काम हो गया, उसके बाद डीलिंक करो उन फाइल्स को, और जितना भी एक्सट्रैक्शन निकला, जो भी रिजल्ट निकला, दोनों फाइल्स के अंदर पुट कर दो उसको। तो इस चीज को बोलते हैं लिंकिंग ऑफ फाइल्स। ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, क्या लिंकिंग ऑफ फाइल्स आपका ई ऑफिस में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। लिंकिंग ऑफ फाइल्स एंड अटैचिंग ऑफ फाइल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, यहां पे लिख देंगे मोर देन 2 फाइल्स। ठीक है, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, बस इतना याद रखना है हमें। अब जैसे लिंकिंग ऑफ फाइल है, ऐसे पार्ट फाइल भी होता है। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको कॉमन सा लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा। पार्ट फाइल में होता क्या है? पार्ट फाइल में होगा जब 2 या 2 से ज्यादा फाइलें ओपन की जाती हैं। 2 या 2 से फाइलें ओपन की जाती हैं, कब की जाती हैं? जब मेन फाइल आपकी कहीं अवेलेबल नहीं होती है। लिखेंगे हम यहां पे मेन फाइल इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, देन हम पार्ट फाइल ओपन करते हैं, देन पार्ट फाइल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नंबरिंग जब भी हम लिखेंगे, कुछ भी अपना एक सीरियल नंबर बनाओगे आप, और PF1 लिखोगे, PF2 लिखोगे, तो इसका मतलब क्या है? ये पार्ट फाइल 1 है, ये उसकी पार्ट फाइल 2 है, इस तरह से चलता है ये। ठीक है, अपना भी एक नंबर रहेगा, आप उस पर लिख दोगे, वो अलग बात है, लेकिन क्या है? पार्ट फाइल है। और पार्ट फाइल को क्या करोगे आप? मेन फाइल के साथ मर्ज कर दोगे जब आपकी मेन फाइल अवेलेबल हो जाएगी। ये क्या केस है बच्चों? ये एक ऐसा केस है, मान लो आपने किसी की फाइल को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ही उसने एक एप्लीकेशन लिखी और वो बोलता है मुझे NOC चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? वो फाइल है, वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो चलेगी वो फाइल। तब आप क्या करोगे? उस टाइम के अंदर आप पार्ट फाइल बना के उस काम को डन करोगे। जैसे ही वो फाइल वापस आती है, वो डन वाला काम वो उसके अंदर अटैच कर दोगे। ये होता है तरीका, इसको बोलते हैं हम पार्ट फाइल। ठीक है, चलो, अर्जेंसी ग्रेडिंग का कुछ बच्चों का जरूर सवाल होगा क्लास देखने के बाद, उम्मीद है अर्जेंसी ग्रेडिंग कि उन्होंने अभी तक शायद कमेंट्स में भी मार्क कर दिया हो। ठीक है, तो आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं। अर्जेंसी ग्रेडिंग में आपने सोचना नहीं ज्यादा, हमने आपको 2 बताया था। ठीक है, इमीडिएट और प्रियोरिटी वाला बताया था। ठीक है, प्रियोरिटी के साथ साथ कहीं कहीं आप पढ़ोगे टॉप प्रियोरिटी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको यही सलाह देंगे, अगर 3 चीजें आपको दिख जाती हैं तो तीनों को टिक करना है, क्योंकि तीनों के तीनों लेवल्स होते हैं। इमीडिएट वाला है जिसपे ध्यान देना है, प्रायोरिटी का वाला है जिसका मतलब है भाई उसके डिस्पोजल पे ध्यान देना है, टॉप प्रायोरिटी का मतलब है कि एक्सट्रीम अर्जेंट है। तो ये जो टॉप प्रायोरिटी वाला है आपका, ये होता है एक्सट्रीम अर्जेंट। ठीक है, ये वाला जो होता है बच्चों, ये अर्जेंट होता है, पुट करना होता है इसको। इसका मतलब होता है, इसको आप ध्यान में रखोगे बस। ठीक है, एक तरह से इसका मतलब भी यही होता है। तो ये तो हो गया, लेकिन आप याद रखेंगे इन ई ऑफिस, ये याद करने वाली चीज है। ई ऑफिस, ई ऑफिस में ग्रेडिंग अलग तरीके से होती है। कैसे ग्रेडिंग होगी? आउट टुडे, कि भाई ये फाइल आज यहां से चली गई। एक होगा मोस्ट इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट, एक होगा इमीडिएट। तो ये अर्जेंसी ग्रेडिंग है इसके अंदर, अर्जेंसी ग्रेडिंग। तो जो ऊपर वाला बताया वो क्या था? वो बताया था आपको फिजिकल मूवमेंट ऑफ फाइल में, जब फाइल को कोई लेके जाता है, इमीडिएट लिखेंगे, प्रायोरिटी लिखेंगे, टॉप प्रायोरिटी लिखेंगे। ई ऑफिस के अंदर आउट टुडे, मोस्ट इमीडिएट एंड इमीडिएट। ठीक है, 3 तरह की अर्जेंसी ग्रेडिंग है जो लिखी जाती है। क्लियर? अगर आप जॉब करते हो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के अंदर, तो वहां पे VIP भी लिखा जाता है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के मैटर्स के अंदर VIP भी लिख दिया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि VIP का लेवल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है ऑफिस प्रोसीजर के अंदर। तो कई बार बच्चों ने बोला है सर ऑफिस प्रोसीजर पे भी आप करवाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, उसको टॉपिक को अच्छे से करवा दो हमारे। तो ये ऑफिस प्रोसीजर का जो जो लगा आपके लिए ज़रूरी वो हमने करवा दिया है। बाकी तो देखो क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन खुद से पढ़ोगे तो इजीली कर पाओ। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशंस है या नोटिंग है, एक छोटा सा टॉपिक वो भी रह जाता है। तो देखेंगे मैराथन क्लास के अंदर थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस उससे संबंधित हैं वो जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट के हैं, वैसे हमने क्लासें करवाई हुई हैं, तो चैनल पे जाके विजिट करना, ऑफिस प्रोसीजर्स की जो हमारी क्लास है वो आपने चेकआउट करनी है। ठीक है, और वहां से पढ़ लेना है, फटाफट उनको पढ़ो, अपना रिवीजन करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंडक्ट रूल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है 1964 के अंदर आपके कंडक्ट रूल्स आए थे। बनाया क्यों गया था कंडक्ट रूल्स को? ताकि एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन इन ड्यूटी हम सर्टेन कर सकें कि भाई आपका जो काम है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आप अपना काम के प्रति अपनी लगन रखो, ईमानदारी के साथ में, एकता के साथ में, इंटीग्रिटी के साथ में काम करवाओ। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी लिखी जाती है कुछ ऐसा नहीं करना है दैट इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट।
तो ये भी पेपर के अंदर ये लाइन बड़ी आती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। और 1964 के जो कंडक्ट रूल्स है, इसमें बेसिक बेसिक क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना, हमने क्लासें जो ली हुई हैं उसमें आपको पता है, हमने जो पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं वो पता लग जाएगा। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिविजन टू ड्यूटी, डू नॉट नथिंग दैट इज अनबिकमिंग टू गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, परफॉर्म डिस्चार्ज हिज हर ड्यूटीज विद हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म, या अच्छे से तरीके से डेडिकेशन से काम करना है। तो ये सारे पॉइंट है, पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो गलत बातें हैं वो नहीं करनी बस। ठीक है, तो ऐसा जो सब कुछ है वो रूल नंबर 3 के अंदर आपको बताया गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब कुछ काम की चीजें हैं जो पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे और आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट सर्वेंट कन्विक्टेड हो जाता है, कन्विक्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट इन आ क्रिमिनल कोर्ट, तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, ये कंडक्ट रूल बोलता है, अपने ऑफिसर को। ठीक है, और ऑफिसर का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑफिसर का लिख सकते हैं हम सुपीरियर ऑफिशियल या ऑफिसर को आप बताओ। ठीक है, ये भी कंडक्ट रूल में आता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। कुल मिला के यही हुआ, इंटीमेशन अबाउट अरेस्ट, ये भी आपने सुपीरियर को देनी है। ठीक है, अब कोई कहेगा कि कोई बेल पे आ जाए, तो बेल पे भले ही आ जाओ, फिर भी आपको देनी है। तो ये कंडीशन भी इसके अंदर जुड़ी हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई भारत सेवक समाज के कामों को क्या कर सकता है अपनी ड्यूटी के साथ साथ में, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के काम नहीं कर सकता। आप ज्वाइन कर सकते हो वॉलेंटियर, वॉलेंटियर इन सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस सर्विस। आपको पता है ये क्या है? जब आपको पता है रिसेंट में पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ, तो उस टाइम पे सिविल डिफेंस सर्विस के लिए वॉलेंटियर्स मांगे गए थे कि भाई कोई है तो। ठीक है, ये सिटी के अंदर आपको देखने को मिला होगा। तो सिविल डिफेंस की सर्विस में आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, आप वॉलेंटरली ज्वाइन कर सकते हो, परमिटेड है। ठीक है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड। ठीक है, इसमें आप मेंबर इनरोल हो सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो आप, मेंबर इनरोल करा सकते हो अपने आप को। आपको परमिट किया जाता है, परमिटेड टू ज्वाइन होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन। टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी परमिट किया जाता है, परमिटेड टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कुछ चीजें हैं, बाकी पढ़ने को तो बहुत सारा है। बाकी क्वेश्चंस में मैराथन के अंदर आपको कराएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे। एक रूल 3A 3B 3C रट लेना आप लोग, 3C सबसे ज्यादा पढ़ना, जो याद रहे आपको। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जहां पे वो काम करते हैं, अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ केस होता है तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए जो रूल है वो रूल नंबर 3C है, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इस तरह के काम में संलग्न नहीं पाया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इस तरह के काम नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके पास मान लो चार्ज है, जो एचओडी हैं, जो सेक्शन के ऑफिसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लें ताकि ये चीजें अवॉइड हो सकें पहले से। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। अच्छा, पॉलिटिक्स एंड एक्शन का आता है, वो रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल क्या बोलता है? टेकिंग पार्ट इन
पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस। तो कंडीशंस हैं भाई, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट नहीं करोगे, पार्ट नहीं ले सकते आप, ठीक है। अपने आप को इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आपने पॉलिटिकली कुछ करना है, इलेक्शन लड़ना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलो, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन का आता है तो वो रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 में क्या है, आप एसोसिएशन ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। गिफ्ट के बारे में सवाल पूछा जाता है तो गिफ्ट का आपको पता ही है, रूल नंबर 13 के अंदर हम पढ़ते हैं। और रूल नंबर 13 के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं कि अगर आप ग्रुप ए एम्प्लॉय हो, ग्रुप ए, बी, सी, ठीक है, तो अबव 25,000, अबव 25,000, तो आपको ये फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। किसको बताने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को बताने पड़ेंगे। अबव 25,000 रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। बी क्लास के एम्प्लॉय हो तो आप 15,000 से अबव में बताओगे, अबव, अबव 15,000। इसको बच्चों दोबारा लिख देते हैं ना, क्योंकि जब नोट्स आपको मिलेंगे तो ये थोड़ी दिक्कत करेंगे। अबव 15,000। सी क्लास के एम्प्लॉय हो तो 7,500 रुपए से अबव आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए कितने तक का गिफ्ट है आप रिसीव कर सकते हो, तो यहां पे हम लिख देते हैं विदाउट परमिशन या नो परमिशन रिक्वायर्ड, ठीक है, विदाउट परमिशन। ये विदाउट परमिशन वाला दायरा शुरू हो गया ग्रुप ए और बी के लिए। और यहां पे आ जाएगा जी ग्रुप सी एम्प्लॉय। तो देखो बी, सी या डी जो भी है इसके अंदर, सी या डी लिख लो आप। ए एंड बी में क्या आ जाएगा, 5,000, ठीक है, और इसमें हो जाएगा 2,000। भाई 5,000 से ज्यादा है तो गवर्नमेंट से परमिशन लो, 5,000 से कम है तो परमिशन मत लो, 2,000 से ज्यादा है तो परमिशन मत लो, सी और डी के केस में 2,000 से ज्यादा है तो परमिशन लो, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी रूल नंबर 13 के अंदर, रूल 13, ये ही पढ़ने को मिलता है रूल 13 के अंदर, ठीक है। दहेज का जो मामला है वो किस में आता है, 13A। 13A के अंदर हमें पढ़ाया जाता है डोरी के बारे में, और डोरी की डेफिनेशन एग्जैक्टली डोरी का जो एक्ट है उसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। कि कुछ भी ऐसा जो आप डिमांड करते हो, पेरेंट्स डिमांड करते हैं, गार्जियन डिमांड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये डिमांड है, इस डिमांड को ही डोरी बोलते हैं। क्लियर हो गया। एक सवाल एम्प्लॉयमेंट का पूछा जाता है, 14 साल से बच्चे जो कम उम्र के हैं उनका एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स एज, रूल नंबर कंडक्ट का याद रखेंगे 22A, और उम्र कितनी है, 14 साल है, एक ये याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बेसिक बेसिक रूल हैं, ज़्यादा तो दिक्कत आपको आएगी नहीं, है ना। मूवेबल, इमूवेबल, वैल्यूएबल, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में किस में मिलता है, मूवेबल, इमूवेबल, ये मिलता है आपको रूल नंबर 18 के अंदर, ठीक है। आपको याद होगा जब डिक्लेरेशन देना होता है तो वो 18 का ही फॉर्म है जिसके अंदर डिक्लेरेशन होता है। बच्चों जब भी हम सीसीएस रूल पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इतने का गिफ्ट लेना है, इतने का गिफ्ट नहीं लेना है, इसमें परमिशन लेनी है, इसमें परमिशन नहीं लेनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों के दोनों पढ़ो, परमिशन किस में लेनी है किस में नहीं लेनी है, या ये पढ़ लो कि किस में परमिशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लोगे कि इसमें परमिशन नहीं लेनी है तो जितने भी ऑप्शन आपको परमिशन नहीं लेने वाले के अलावा दिखाई देंगे वो लेने वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम परमिशन नॉट रिक्वायर्ड पढ़ने वाले, नॉट रिक्वायर्ड पढ़ो और रिक्वायर्ड भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो है टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज में आप भाग ले लो एज एन एमेच्योर, ठीक है। रूल नंबर 15(2) बोलता है, और परमिशन क्या करना पड़ेगा, नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। संयुक्त सदाचार समिति का मेंबर का बताया था हमने आपको, मेंबर ऑफ संयुक्ता
सदाचार समिति, संयुक्त सदाचार समिति का मेंबर बन जाओ, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। श्रमदान करते हैं, जैसे श्रमदान, ठीक है, किसमें? भारत सेवक समाज, ये बताया था थोड़ी देर पहले, भारत सेवक समाज, ठीक है। इनकी परमिशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। फ्लैग डे कलेक्शन, लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पर, वॉलेंट्री बेसिस पर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी ऑनोरेरी वर्क जिसमें आपको पेमेंट ना मिले, जो चैरिटेबल हो, काम कर लो, चैरिटेबल कर सकते हो आप, ठीक है। आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई कैट का कोई ग्रीवेंसेस है आपकी, आपको उसके अंदर जाना है, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। कोई बुक पब्लिश करनी है बोनाफाइड अपनी ड्यूटी करते हुए, तो आप बुक पब्लिश कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट, अगर कोई ऐसा लिटरेरी, साइंटिफिक या चैरिटी का काम है जिसका प्रमोशन आप कर रहे हो, जिसके रजिस्ट्रेशन में आप भाग ले रहे हो, जिसके मैनेजमेंट में आप भाग ले रहे हो, वो काम आप कर सकते हो। तो लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर का जो वर्क है, रूल नंबर 15(2) के अंदर जैसे ये लिखा है ना, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटीज, ऐसे ही वो लिखा हुआ है 15, मतलब ये सारे के सारे 15(2) वाले वर्क हैं, ऑनरेरी वर्क, ओकेजनल वर्क, स्पोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, आपको दोबारा बता देते हैं हम। ऑनरेरी वर्क जो एक तरह से सोशल है, चैरिटेबल है, ठीक है बच्चों, पॉइंट को याद करना। ऑनरेरी हो गया, लिटरेरी हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, साइंटिफिक हो गया, ये एक ही लाइन में आ जाता है ये पॉइंट्स हमारे। एक एमेच्योर इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये सब आपका रूल नंबर 15(2) के अंदर है, यही बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है। और इसके लिए परमिशन नो परमिशन रिक्वायर्ड। तो नो परमिशन वाले 10-11 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं बस। इसके बाद जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? आपके परमिशन वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्ट रूल का बहुत सारा पढ़ जाओगे आप, अगर ये पता लग गया तो आपको। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूव जो कर जाए, जैसे ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, लोन है, मोटर कार है, रेडियो, टेलीविजन, इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ भी, ये सब आपका मूवेबल है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी प्रीमियम आपकी 2 महीने की बेसिक से ज्यादा हो तो बोलेंगे उसको मूवेबल, नहीं तो वो इमूवेबल मानी जाएगी, ठीक है जी। चलो, और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कब तक भरना होता है? 31 जनवरी तक। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बाय 31 जनवरी, ठीक है। एक ये पॉइंट है, ये याद कर लेना। गिफ्ट का आपको बता दिया 25,000, 15,000, 75,000 और 7500, ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। ये जो केसेस है, डोरी के बारे में बता दिया आपको, और क्या जरूरी है इसके अंदर पढ़ना? एनुअल रिटर्न्स के बारे में पता लग गया। चलो, कोई बोले कि क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है? इलेक्शन में पार्ट ले नहीं सकते आप, भाग नहीं ले सकते, तो नो आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसने एफडी ओपन करानी है तो वो गवर्नमेंट को बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी भाई सेविंग से है, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? बार काउंसिल में कोई अपने आप को रजिस्टर कर सकता है? कर सकता है, पर आप लीगल प्रोफेशन नहीं करोगे, आप केस ऐसे नहीं लड़ोगे पैसे के बेस पे जैसे लड़ते हैं लोग, ठीक है। स्पेशल लीव का क्या कोई प्रोविजन है जो एग्रीव्ड विमेन होती है इंक्वायरी के टाइम पे? तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, हम यहां पे नोट करेंगे इसको। एग्रीव्ड वुमेन, एग्रीव्ड विमेन, एग्रीव्ड विमेन ड्यूरिंग सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट स्पेशल लीव, स्पेशल लीव किस लिए दी जाती है? जब तक इंक्वायरी होती है उस टाइम के लिए। तो 90 डेज ये मैक्सिमम है, ऐसा नहीं है कि 90 डेज ही दी जाती है, तो 90 डेज मैक्सिमम है, ये लीव ग्रांट की जाती है और इन लीव को स्पेशल लीव बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल लीव का प्रोविजन है, अगर आपसे पूछा जाता है स्पेशल लीव का प्रोविजन है, ठीक है। कैट की कोर्स की, कैट में कोई आपका केस है, उसके लिए आप जाते हो, आपको परमिशन की जरूरत लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी। अभी बताए थे ना आपको 10-11 काम ऐसे जिनमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती।
ठीक है बच्चों, तो होपफुली क्लास आपकी हेल्पफुल रही होगी। क्लास को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो। कुछ आपके सजेशंस हैं हमें मिले हैं ऑब्वियसली एनआईटी के एक्ट के लिए स्पेसिफिकली। बहुत जल्दी कल आपको एक्ट के बारे में ही क्लास लेंगे हम, एनआईटी एक्ट और स्टैट्यूट्स जितना आपका जरूरी है पेपर से संबंधित वो हम कल करवाएंगे। और मैराथन क्लास डेफिनेटली आपको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पॉसिबली मिल जाएगी। ठीक है, तो मैराथन क्लास में सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो हम लेके आएंगे आपके सामने। तो मिलेंगे आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।